हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा आपकी होने वाली है 2026 में, उसके लिए जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि जनरल नॉलेज का जो सिलेबस जारी किया गया है, तो ये सिलेबस टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए सेम है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि टीजीटी पीजीटी प्लस जो प्रिंसिपल की पोस्ट है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, चारों के लिए ही सेम है। तो आपकी एक ही तैयारी से आपकी चारों तैयारियां यहाँ पर हो जाएंगी और इसमें से लगभग मान के चलिए 70% जो इसमें सिलेबस है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से भी मैच करता है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो जीएस का सिलेबस है ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। पुनः एक बार बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये सिलेबस है फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, आल्सो फॉर प्रिंसिपल, और इसमें कुल मिला के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न का मतलब हो गया कि 90 अंक के प्रश्न परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर 3 यूनिट रखी गई है। पहली यूनिट ये दोस्तों करंट अफेयर का है और इसमें खास तौर से पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ और स्पोर्ट, ये 2 स्पेशल सेक्शन है। बाकी तो सब कुछ आपको पढ़ना ही है। जो दूसरी यूनिट है दोस्तों, इसमें आपकी हिस्ट्री हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी हो गई। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको, वर्ड पॉलिटी नहीं पढ़नी है, वर्ड इकोनॉमी और वर्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। केवल भारत के संदर्भ में ही आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। और जो तीसरी यूनिट है, इसमें जनरल साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो आपकी क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके लिए पेड ग्रुप बनाया गया है। पेड ग्रुप में जितने भी आपके सिलेबस हैं, इनके नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस आपके इस चैनल पर यूट्यूब पर जो भी मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, जो भी मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, उनकी पीडीएफ बिल्कुल सॉल्व्ड इन डिटेल पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी। और प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों के लिए लगभग साप्ताहिक या फिर 10 दिनों में एक टेस्ट करवाया जाए जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर उसके नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके सारे T&C टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। संतुष्ट होने पर आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के अखबारों में क्या क्या खबरें प्रकाशित हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम जारी किया गया है टीजीटी पीजीटी के लिए, और इसी के साथ कंप्यूटर सहायक के 23 आवेदन रद्द किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2025 में दूसरे चरण हिंदी टंकण परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए 23 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। एग्जैक्टली आयोग ने अभिलेखों की जांच के दौरान यह कार्रवाई की है और सत्यापन में 22 अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते थे, तो उनको बाहर कर दिया गया है। 4 मंडलों में प्रधानाचार्य भर्ती का पैनल जल्द। तो ये 2013 की प्रिंसिपल भर्ती है और हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के बाद ये जो पैनल है गठित किया गया है। इसमें करीब 407 प्रधानाचार्यों से नई तैनाती का रास्ता साफ होगा। तो फिलहाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिसंबर 2013 में 632 प्रिंसिपल पदों का विज्ञापन निकाला था। फरवरी 2014 अंतिम तिथि थी। साक्षात्कार न होने पर 2019 में मनीष कुमार त्रिपाठी और अन्य ने लखनऊ खंडपीठ में वाद दायर किया। कोर्ट ने मार्च 2022 में साक्षात्कार कराने का आदेश दिया था। तो इसी प्रकार से ये भर्ती है 2013 की, और इसके लिए जो पैनल है वो गठित कर दिए गए हैं। और शिक्षकों के 11,508 रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड। दोस्तों, जो लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वाले तो प्राइमरी में अब एलिजिबल नहीं हैं। जो लोग डीलेट किए हुए हैं या जिसको आप बीटीसी भी पहले कहते थे, जो पास हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही शानदार अवसर है। एग्जैक्टली क्या हुआ है कि अब जो भर्ती आने वाली है प्राइमरी में, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। नगरीय क्षेत्र में कुल 11,508 पद होंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे उसमें 48,000 पद होंगे। दोनों को जोड़ के देखेंगे तो लगभग 59,000 से ज़्यादा पद रहने वाले हैं इस बार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। हालांकि पहले आपको जो विज्ञापन मिलेगा, संभावना है कि नगर क्षेत्र के जो परिषदीय विद्यालय हैं, जो प्राइमरी विद्यालय हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा विज्ञापन पहले, क्योंकि नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए 11,508 11,500 पदों का अध्याचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें 48,000 पद रिक्त हैं, उनको भी अपलोड करने की तैयारी चल रही है।
तो मिला जुला के बहुत ही शानदार अवसर है। जो लोग डीएलएड किए हुए हैं और टीटी का पहला पेपर पास हैं, चाहे वो सीटीटी हो चाहे यूपीटीटी हो, वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो बहुत ही जल्द आपको ये भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। और पिछड़ा आयोग और वोटर लिस्ट होने के कारण मतलब क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने थे वो समय पर नहीं हो पाए थे, तो इस पर एक याचिका दायर की गई थी और इस पर जो है एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है सरकार के द्वारा कि पिछड़ा आयोग और वोटर लिस्ट के कारण जो पंचायत चुनाव था उसको टाला गया है। और हालांकि यहाँ पर यह भी था कि कहा गया कि जनहित याचिका एक डाली गई थी एडीसी की विधि छात्रों युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडे की जनहित याचिका में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद समय पर चुनाव न कराए जाने को चुनौती दी गई थी। जनहित याचिका में कहा गया कि पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल समाप्त होने के बाद निर्धारित ग्राम प्रधानों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत प्रशासक नियुक्त किया जाना संविधान के अनुच्छेद 243(e) की भावना के विपरीत है। तो अपने जवाब में राज्य सरकार ने चुनाव में हुई देरी के कारण पिछड़ा आयोग की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को भी चुनाव न करा पाने का आधार बनाया है। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारी 2 साल पहले से सरकार को शुरू करनी चाहिए ताकि निर्धारित समय पर जो चुनाव हैं वो हो सकें। और दोस्तों एक बड़ा अजीब सा जो है यहाँ पर मामला सामने आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी 2022 में अंग्रेजी का जो पेपर था उसमें लगभग 33 प्रश्न गलत पाए गए थे और इस पर कोर्ट ने सरकार के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनको तलब किया था। और यहाँ पर जो चीज़ निकल के सामने आई है उससे कोर्ट भी हैरान है। एग्जैक्टली टीजीटी भर्ती परीक्षा के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वकील के शाही ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न पत्र अलग अलग एजेंसियों से तैयार करवाए जाते हैं। ठीक, 2 एजेंसियों से 2-2 सेट पेपर तैयार कर आयोग को सौंपती है। ठीक, फिर चेयरमैन उनमें से किसी एक सेट को रैंडम चयन करते हैं। ओके, कोर्ट ने जानना चाहा कि एजेंसियों द्वारा तैयार प्रश्न पत्र सही हैं या गलत, इसकी जांच कैसे होती है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि आयोग अध्यक्ष टास से प्रश्न पत्र का चयन करते हैं जबकि प्रश्नों की विश्वसनीयता देखने का आयोग के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा विवाद में 33 प्रश्नों के गलत या आउट ऑफ सिलेबस होने का आरोप है। कुल 125 प्रश्नों का लगभग 25% यानी कि अगर 50% सवाल गलत हो तो आयोग क्या करेगा? क्या परीक्षा रद्द की जाएगी? आयोग की ओर से कहा गया कि गलत सवालों के अंक समान रूप से अन्य प्रश्नों में वितरित कर दिए जाते हैं। एजेंसी पर गलत सवाल के लिए 1 लाख रुपए प्रति सवाल जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि आयोग के कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए क्योंकि छात्रों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। ऐसे में गलत लोग उसका फायदा उठाते हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आर्थिक दंड के अलावा एजेंसी पर क्या कोई कार्रवाई जैसे कि ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था है। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने कहा कि आयोग इस बात का खुलासा नहीं कर रहा है कि इन 33 प्रश्नों में से वो कौन से प्रश्न हैं जो गलत हैं। आयोग का कहना था कि छात्रों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद 25 प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से पाए गए हैं जबकि 8 सवाल सही पाए गए हैं। राधाकांत ओझा का कहना था कि इन 8 प्रश्नों की भी जानकारी जो प्रतियोगी हैं उनको दी जाए ताकि उनमें से यदि कोई प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से हो तो उस पर आपत्ति की जा सके। 17 अगस्त तक आयोग को यह 8 प्रश्न याचियों को बताने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 1 सितंबर को इसमें होगी। कोर्ट ने प्रश्नपत्रों में इतनी बड़ी गलतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आयोग सिर्फ एक नोडल एजेंसी है, इसके अतिरिक्त उसकी कोई और भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी निर्णय हैं जिसमें आयोग की आवश्यकता को ही गैर जरूरी बताया गया है। क्या हमें यहाँ यह प्रश्न उठाना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि एक प्रश्नपत्र में 3-4 गलतियां हो तो समझा जा सकता है मगर 25% तक सवाल गलत हो यह समझ से परे है। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि जो पेपर सेटर हैं वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इंसान पर प्रश्नों को सेट करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। TRE-3 18 माह के NIOS DLED शिक्षकों की मतलब जो नौकरी जाने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तब का मामला है जब NIOS DLED ये शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं होता था तो उनकी नौकरी मतलब ख़त्म होगी क्योंकि ये मामला तभी का है।
तो फिलहाल उसके लिए जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी गई है। और युवाओं के आंदोलन से झुकी सोरेन सरकार, बातचीत के लिए मुख्यमंत्री ने भेजा बुलावा। तो झारखंड का छात्र आंदोलन हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। आंदोलन में छात्रों की बढ़ती भीड़ और सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन जो मिल रहा है, जिसकी वजह से सरकार को पहली बार बातचीत का प्रस्ताव भेजना पड़ा है। दूसरी ओर विपक्ष पूरी ताकत से छात्रों के समर्थन में है। तो अब छात्रों ने 7 और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है, जिससे राजनीतिक टकराव और तेज होने का संकेत मिल रहा है। बुधवार को भी धरना स्थल पर छात्रों की संख्या अधिक थी। बाद में प्रशासन की टीम धरना स्थल पर पहुंची और बातचीत का प्रस्ताव रखा, जिस पर छात्रों ने विचार विमर्श के बाद फैसले की बात कही है। फिलहाल जो मामला है आप जान ही रहे होंगे। और भारी बस्ता, मोबाइल बढ़ा रहे, बच्चों में गर्दन और पीठ दर्द। दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, कल मैं एक कक्षा 1 की बच्ची का बॉक्स जो बस्ता होता है, जब मैं उसे उठाना चाहा तो मुझसे सही बताऊं मुझसे उठ नहीं रहा था, इतना भारी होता है। तो ऐसे मतलब इतने भारी बैग बच्चे जो है अपनी पीठ पे लाद के कैसे चलते होंगे, विचार करना चाहिए। और क्या इतना बोझ कक्षा 1 के बच्चों पर देना, क्या मतलब मुझे लगता है कक्षा 1, 2, 3, 4 तक के जो बच्चे होते हैं उन पर इतना अधिक बोझ लादा जाना, क्या यह तर्कसंगत है? मुझे तो लगता है कि नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब वास्तविक पढ़ाई कक्षा 6 से स्टार्ट होती थी, कक्षा 5 तक तो बच्चे यूं ही पढ़ते थे। फिलहाल एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि लोग जो आधुनिकता और मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों का जो बचपन खो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल ये थी आज की अपडेट। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पेमेंट कर देते हैं थोड़ा वेट करा करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि लगातार मतलब जैसे ही आपका पेमेंट आएगा तुरंत आपको ऐड किया जाएगा। 3 से 4 घंटे का समय लगता है, और ये 3 से 4 घंटे कृपया आप दिया करें। एग्जैक्टली होता ये है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में ब्रेड ग्रुप में आप लोगों को जोड़ा जाता है। दिन भर में जो पेमेंट आते हैं वो मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रोसेस किए जाते हैं। सो थोड़ा सा समय आप लोग दिया करिए। बाकी पेड ग्रुप में जो लोग आना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।